सभी छात्र छात्राओं का आपका अपना YouTube चैनल बेसिक एंड अल्ट्रा नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान श्रृंखला को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और अब आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग रासायनिक समीकरण और उसकी अभिक्रिया के प्रकार के बारे में सारा हम लोग डिस्कशन चर्चा कर लिए हैं। और उसमें से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में एक प्रकार हमारा बच गया था, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व। ये सारा चीज़ हम लोग जाने थे। संतुलित रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए भी जाने थे कि कैसे संतुलित करेंगे। ये सारा चीज़ हम लोग जान लिए थे। इसके अलावा हम बात करें अभिकारक उत्पाद, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग जाने थे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, है ना, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। ये देखिए, ठीक है। और इसका उदाहरण के साथ परिभाषा सब हम लोग जान लिए थे। एक्टिविटी, ये सब सारा आज हम लोग इस चैप्टर का लगभग आज इसको फिनिश ही कर देना है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, ये सारा चीज़ हो गया था। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हम लोग पढ़ लिए थे। और आज जो हमारा अभिक्रिया का जो लास्ट प्रकार होगा वह है तो आपका उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। उपचयन और अपचयन के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उपचयन का यदि बात करें तो उपचयन, यदि कोई भी अभिक्रिया होगा और अभिकारक में या किसी तत्व में यदि ऑक्सीजन जुट जाता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन की यदि वृद्धि हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, उपचयन। ये चीज़ याद रखना है ना। ऑक्सीजन की यदि वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा आपका उपचयन। और यदि अपचयन का मतलब हो गया इसका उल्टा, ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी, ऑक्सीजन की कमी यदि हो जाएगी किसी अभिकारक में, ऑक्सीजन की कमी, या कह सकते इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ह्रास कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होगा। जैसे उदाहरण से यहाँ पर देखिए स्पष्ट है, जैसे कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। कॉपर किससे रिएक्शन कर रहा है, और ऑक्सीजन से। इसको टेम्परेचर दिए, है ना, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर बताइए ये कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। यहाँ पर देख रही है सिर्फ कॉपर है, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। कॉपर ऑक्साइड हो गया, यानी इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि यदि हो गई तो इसका मतलब यह क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का वृद्धि का हम क्या बताएं, उपचयन यहाँ पर हो रहा है, यानी कॉपर का उपचयन हो रहा है। इसको याद रखना है कि उपचयन माने वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि, और अपचयन माने ऑक्सीजन का कमी, है ना। इसको सादा पेपर हम लोग लेकर के दिखाते हैं, है ना। उपचयन अभिक्रिया को हम लोग देख रहे हैं। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे अभी क्या देखें, कॉपर। तो कॉपर किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। तो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करेगा, ऐसे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर लेगा। यहाँ पर टेम्परेचर दिए, ये जो आपका चिन्ह है ये क्या है, तापमान का चिन्ह है। तो तापमान दिए, है ना, और तापमान जब दिए तो ये क्या करेगा, दोनों ठो रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर में यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर से क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, यानी यहाँ पर देखिए कॉपर सिर्फ अकेला कॉपर है, इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया, एडिंग हो गया। एडिंग माने वृद्धि हो गया, जुट गया। ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऐड माने इसका वृद्धि हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर देख रहे हैं बढ़ रहा है, यानी कॉपर में कॉपर ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है,
उपचयन हो रहा है। क्या कहेंगे? कॉपर का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। इसका उल्टा यदि हम कर दें, इसका उल्टा यदि हम कर दें, इसका उल्टा यदि हम रिएक्शन कर दें, मान चलिए अब अपचयन, तो उपचयन का उल्टा हो जाता है अपचयन अभिक्रिया, है ना, अपचयन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए? इसे कहते हैं रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, है ना, रिडक्शन हो रहा। और उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो इसका उल्टा हम मान लेते हैं कि कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड को क्या किए? इस बार हम गर्म किए। तो कॉपर ऑक्साइड को जैसे ही गर्म किए, ये गर्म करने का चिन्ह होता है ना, टेम्परेचर दिए, तो ये क्या हो गया कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन में टूट गया, फिर से उल्टा हो गया। इससे पहले हम लोग ऑक्सीजन कॉपर को रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाए। यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड को फिर से क्या किए? गर्म किए, ताप दिए। तो ताप देने के बाद क्या होता है कि ये दोनों टूट गया, कॉपर और ऑक्सीजन टूट गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीजन घट गया। इसमें है ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन है नहीं है, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? इसमें, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है मिला हुआ। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्या हो गई? यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, है ना, कमी। तो ये जो कमी हो गया, तो यही कॉपर ऑक्साइड से जो कॉपर में जो बदल गया ये, तो यहाँ पर क्या हो रहा? उपचयन हो रहा है कि अपचयन हो रहा? यहाँ पर क्या हो रहा? अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर हुआ? उपचयन अपचयन। और जब किसी अभिक्रिया में दोनों एक साथ होता तो उसे कहेंगे हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया, है ना। चलिए, तो ये चीज़ हम बता दिए। यहाँ पर क्या हो रहा? वही चीज़ आपको बताया गया यहाँ पर, है ना, वही चीज़ आपको देखिए बताया गया, ठीक है। अभिक्रिया के समय, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि हो रहा है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर उपचयन दिखाया गया। क्या है? उपचयन यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का देख रहे हैं ह्रास हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। अपचयन अभिक्रिया यहाँ पर हो रहा है। इसको नोट में भी लिख सकते हैं कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो लिखेंगे अभिक्रिया के समय जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो उसका उपचयन हुआ, यानी वैसे अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कहेगा, पूछेगा कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते थे? यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं, जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो उपचयन अपचयन यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अभी तक हम लोग जितना भी अभिक्रिया प्रकार था सब टोटल पढ़ लिए इसमें, ठीक है। तो वही चीज़ दिखाए। अब क्या बताया? इसी को अंग्रेजी में कहते हैं रेडॉक्स। उपचयन और अपचयन जब एक साथ होगा, यानी जब पूछेगा उपचयन अपचयन अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होगा, यानी एक अभिकारक में उपचयित बना ऑक्सीजन जुटेगा और दूसरा अभिकारक अपचयित यानी ऑक्सीजन घटेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? उपचयन अपचयन या रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। रेड बना रिडक्शन, ऑक्स बना ऑक्सीडेशन, है ना। उपचयन और अपचयन एक साथ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कैसे जानेंगे कि उपचयन अपचयन एक साथ हो रहा है। तो ये देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड में क्या किया? यहाँ पर जल मिला दिया, जल के साथ रिएक्शन किया, टेम्परेचर दिए, तो क्या बन गया? कॉपर प्लस जल रहा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर प्लस जल निकल करके सामने आ रहा है। चलिए इसको हम अलग से देख लेते हैं, ठीक है। क्या किया है? कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया है और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके इसको टेम्परेचर दिए तो रिएक्शन किया, तो क्या बनाया था? कॉपर प्लस जल का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर कैसे जानेंगे किस चीज़ का जो है
ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस चीज़ का रिडक्शन हो रहा है, किसका अपचयन, किस चीज़ का उपचयन हो रहा है ना। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड, इसमें देखिए ऑक्सीजन जुटा हुआ है ना, इसमें ऑक्सीजन जुटा हुआ है। कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पर कॉपर का हम बात करें, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन घट गया, ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो कमी हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, कमी का मतलब अपचयन हो रहा है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है ना, अपचयन हो रहा है। दूसरा बात हम देखें, यहाँ पर दूसरा चीज़ देखें हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन देख रहे हैं क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का देख रहे हैं, इधर ले लेते हैं। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन यानी ठीक है। फिर से एक बार देख लेते। तो क्या किए थे हम लोग, कॉपर ऑक्साइड को रिएक्शन कराए थे किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो क्या बन गया था, कॉपर प्लस जल का निर्माण हुआ था, ठीक है, कॉपर प्लस जल का। तो कॉपर ऑक्साइड का देख रहे हैं क्या हो रहा है, कॉपर में परिणत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो और कमी को क्या कहते हैं हम लोग, अपचयन हो रहा है, यहाँ पर अपचयन, ठीक है। और दूसरा उदाहरण लेते हैं इधर से। यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन क्या बन रहा है, जल में परिणत। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और इसमें ऑक्सीजन देख रहे हैं हाइड्रोजन में जुट रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि। और वृद्धि का मतलब क्या हो गया, उपचयन के अपचयन, वृद्धि माने उपचयन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उपचयन, हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। समझ में आया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। चलिए अब किताब पर आते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं कि एक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं इसका उपचयन हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है और इसका अपचयन हो रहा है ना। एक ही अभिक्रिया में एक अभिकारक का उपचयन हो रहा है ना, ऑक्सीजन जुट रहा उपचयन, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है तो अपचयन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा उदाहरण है, देखिए यहाँ पर बताइए, ये जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन कराया है, बताइए तो क्या हो रहा है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन कराया है तो क्या बन रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। बताइए क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का किसके साथ रिएक्शन कराया है, कार्बन के साथ रिएक्शन कराया है, तो क्या बन गया है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बताइए किसका उपचयन किसका उपचयन हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड, इसमें देखिए ऑक्सीजन जुट रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि की ह्रास, यहाँ पर कमी होगी ऑक्सीजन की, तो कमी होगी तो इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। दूसरा, अब देखिए कार्बन में, कार्बन यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जुट गया, मोनोऑक्साइड बन गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी की वृद्धि, तो ऑक्सीजन देखने जुट रहा है, तो यहाँ पर हो गया वृद्धि, और वृद्धि जब भी होगा ऑक्सीजन का उसको क्या कहेंगे, उपचयन। अब अलग अलग उदाहरण लेकर के अपने से भी आप जांच सकते हैं कि किस रिएक्शन में उपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है ना, और किस अभिकारक कौन सा अभिकारक उपचयित हो रहा है और कौन सा अभिकारक उपचयित और अपचयित हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये अभिक्रिया का हमारा लास्ट प्रकार था, उदाहरण सहित भी हम लोग देख लिए, ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण और लास्ट टॉपिक में से एक है, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है। देखिए संक्षारण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी हुई वस्तु चमकीली होती है, लोहा का, लेकिन कुछ समय बाद लालिमा युक्त भूरा रंग का परत चढ़ जाता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। इसका पूछता है कि जंग का जो कलर होता है, इस प्रक्रिया को जंग कहते हैं, ठीक है ना। तो जंग किसे कहते हैं कि कुछ समय बाद जब लोहे पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग,
जंग कहते हैं। पूछेगा कि जंग का जो कलर होता है कैसा होता है, लाल और भूरा कलर का। इससे पहले भी हम बताएं जंग का कलर लाल, देखिए लाल रंग से हम लिख भी रहे हैं, है ना। अब भूरा, भूरा कैसा कलर होता है, लाल, लाल और भूरा, है ना। भूरा आप लोग जानते हैं। तो जंग का जो कलर होता है, लोहा पर देखेंगे जो जंग लग जाता है उसी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाल और भूरा। और इसमें जो अलग चीज है जानने वाला, चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत का रंग यदि देखा होगा कि चांदी और तांबा पर किस प्रकार का रंग चढ़ जाता है, ये संक्षारित हो जाते हैं। और ये जब धातु आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होती है। संक्षारित माने उसमें भी एक प्रकार का जंग लग जाता है। संक्षारण का एक प्रक्रिया है जंग, उसी का टाइप से उसको क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। जैसे चांदी के ऊपर जो लग जाता है, परत चढ़ जाता है ना, तो काला परत चढ़ता है, ये याद रखना। चांदी के ऊपर जो संक्षारण का जो परत चढ़ता है वो कैसा परत चढ़ता है, काला परत। और तांबे के ऊपर हरा परत, है ना। तो इसमें क्या चीज याद रखने वाला चीज है, चांदी के ऊपर कैसा परत चढ़ेगा, चांदी के ऊपर पूछता ऑब्जेक्टिव में, है ना। चांदी के ऊपर कैसा परत चढ़ेगा, तो काला चढ़ेगा, ठीक है, काला। और तांबा के ऊपर कैसा परत चढ़ेगा संचारण का, हरा, है ना, हरा। और लोहा के ऊपर लाल भूरा, लोहा में लाल और भूरा। तो ये चीज याद रखने वाला चीज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव दोनों दृष्टि से ध्यान रखते जाना और उसको नोट भी करते जाना, ठीक है। चलिए संक्षारण को देख लिए, संक्षारण किसे कहते हैं। अब है संक्षारण के अलावा इसको हम बचाएंगे कैसे, जैसे लोहा पर जंग लग जाता है या कोई भी चीज पर जंग लग जाता है उसको बचाएंगे कैसे, तो इसके बचाव के तरीके भी हैं, ठीक है ना। इसका एक ही उपाय है, क्षतिग्रस्त लोहे को, जैसे सबसे एक बहुत बड़ा समस्या देखेंगे, बड़ा बड़ा पुल सब बनता है वो ढह जाता है, उसमें लोहा में जंग लग जाता है ना, और बहुत ज़्यादा पैसा का खर्चा हो जाता है। तो उसको कैसे हम बचाएंगे, है ना, अधिक पैसा खर्चा, उसको बचाएंगे कैसे, पेंट करके, उस पर पेंट कर देना है ना। लोहा पर क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ग्रीज लगा करके, उस पर ग्रीज यदि लगा देंगे तो उस पर कोई भी जंग जल्दी नहीं लगेगा। यसद लेपन के द्वारा, बताइए ये सारा चीज़ हम डिस्कशन किए हैं ऑब्जेक्टिव में भी, यसद लेपन के द्वारा। इसके अलावा मिश्र धातु बना करके हम क्या कर सकते हैं, ये सारा चीज़ को संक्षारण से हम बचा सकते हैं। पेंट करके, ग्रीज लगा करके, यसद लेपन द्वारा मिश्र धातु बना करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को संक्षारण से बचा सकते हैं, चाहे कोई भी धातु। उसके बाद हमारा विकृत गंधिता, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। विकृत गंधिता किसे कहते हैं। और अगला कल से हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा चैप्टर का शुरुआत करेंगे, क्या कहते हैं, अम्ल क्षारक और लवण, दूसरा चैप्टर जो आपका है। तो विकृत गंधिता का मतलब क्या, देखते होंगे कि गर्मी के समय में मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ को जब हम लोग रखते हैं तो वह देखेंगे लंबा समय तक रखने के बाद वह क्या हो जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है। विकृत का मतलब ये होता है, विकृत माने क्या होता है, उसका माने रूप बदल जाना, है ना, बदल जाना यानी खराब हो जाना। विकृत माने खराब, हम बोल सकते हैं खराब, है ना, खराब। गंध माने समझ रहे हैं, उसका गंध के साथ साथ उसमें रूप भी उसका खत्म हो जाता है, रूप भी, रंग रूप, है ना, गंध, स्वाद, ये सारा चीज जब भोजन का खत्म हो जाता है ना, कुछ समय रखने के बाद, तो उसी को हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहते हैं। वही आपको तो वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा है उसका स्वाद या गंध क्या होता है, बदल जाता है, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विकृत गंध। ये कैसे होता है, ये उपचयित होने के बाद, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करने के बाद उसका स्वाद गंध सब कुछ बदल जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। और इससे बचेंगे कैसे, विकृत गंधिता समझ में आया। इससे मान चलिए कि आप क्या किए, भोजन बनाए, एकदम खुशबूदार मीट बनाए, ठीक है, मटन बनाए, ठीक है, और मीट बनाए, खस्सी का मीट बनाए, और उसमें क्या हो गया कि आप इतना गर्मी है, आधा खाए आधा आप रख दिए, ठीक है। और ये मीट क्या करता है कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद ये रिएक्शन हो गया
और रिएक्शन करने के बाद इसका स्वाद, क्योंकि रिएक्शन होगा तो ऑटोमेटिक उसका स्वाद, गंध, रंग, रूप सब कुछ बदल जाएगा। इसका स्वाद क्या हो जाता है, बदल जाएगा, खाने में मतलब बेकार लगेगा, है ना, और उससे फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। तो ये चीज़, कोई भी भोजन पदार्थ जो है, भोजन पदार्थ खराब नहीं हो, उससे बचेंगे कैसे, उसका एक ही उपाय है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से। यानी ऐसा बर्तन में खाद्य सामग्री को रखना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन नहीं जाए, है ना, या उपचयन की गति धीमी हो जाती है वैसा रखने के बाद, है ना। उसके अलावा चिप्स बनाने वाले जो मछली की पैकेट बंद सामग्री है, देखे होंगे कि चिप्स जो हम लोग खाते हैं, कुरकुरे सब, तो वह देखे होंगे एकदम बड़ा सा पैकेट रहता है, लेकिन उसके अंदर में बहुत छोटा। उसका मतलब है कि उसमें क्या भरा रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस कैसा होता है, कि अक्रिय गैस होता है, ये किसी से रिएक्शन, इनर्ट गैस होता है ना, इनर्ट गैस होता है, और ये किसी से रिएक्शन जल्दी नहीं करता, ठीक है। और रिएक्शन नहीं करेगा तो इसका मतलब कि उसके अंदर जो चिप्स है, तो वह उसका जो है क्या होगा, उपचयन नहीं होगा, और उपचयन नहीं होगा तो उसका स्वाद, गंध कुछ भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब वह खराब नहीं होगा। तो विकृत गंधिता का मतलब समझ में आया। तो विकृत गंधिता से हम लोग बचेंगे कैसे, इसके बचाव का तरीका याद रखना है ना। बचाव का तरीका किससे, बचाव कैसे करेंगे, पहले से नाइट्रोजन गैस, जैसे चिप्स, कोई भी बंद सामग्री में नाइट्रोजन गैस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, नमक का भी यूज कर सकते हैं, नमक का यूज कर सकते हैं। जैसे देखेंगे अचार, अधिक तेल का भी यूज करके हम लोग, इसके अलावा उसको फ्रिज में रख सकते हैं, है ना, फ्रिज में रख सकते हैं, उससे भी जल्दी वह खराब। ये सारा चीज़ के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको विकृत गंधिता से किसी भी चीज़ को बचा सकते हैं। तो और ये रहा हमारा आज का, इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर जो है फिनिश करते हैं, है ना। और आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और इसको यदि मान लीजिए कहीं पर कोई टॉपिक ठीक ढंग से समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में कीजिएगा, उसको हम फिर से एक बार अच्छा तरीक़ा से समझा देंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं यदि उसको 1 से 2 बार फिर से यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो उसको फिर से पुनः यदि आप देख लीजिएगा तो पूरा तरीक़ा से, वह पूरा तरह से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। और इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो होगा तो उसको हम लोग अगले दिन होगा तो देख लेंगे, नहीं तो कल से क्या करेंगे, अगला टॉपिक को हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये सब देखिए आपने क्या सीखा, ये सारा चैप्टर में इसमें हम लोग जो है डिस्कशन कर लिए। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं एक रिकैप में, ठीक है। रासायनिक समीकरण, अभिकारक, उत्पाद, प्रतीकात्मक रूप, है ना। हाइड्रोजन क्या कहते हैं, गैस को कैसे लिखेंगे, गैस का संकेत G होता है ना, द्रव का संकेत L होता है, यही हुआ प्रतीकात्मक रूप। इसके अलावा जैसे मैं हाइड्रोजन को हम लोग कैसे लिखते हैं प्रतीक के रूप में, इस तरह, तो वही चीज़ के बारे में, भौतिक अवस्था के बारे में बताया गया, ठीक है। इसके अलावा अभिकारक और उत्पाद दोनों को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने में परमाणु संख्या समान हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्या बताएं, एक तरफ मछली के अभिकारक रहता है, एक तरफ उत्पाद रहता है, ठीक है। और दोनों की संख्या जब दोनों बगल बराबर हो जाता है, LHS और RHS, तो क्या कहेंगे, समीकरण संतुलित अवस्था में है। और हम लोग अभी जस्ट देखिए संयोजन अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, संयोजन अभिक्रिया में जुटता है कोई भी चीज़, मान लीजिए कि एक से दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिल करके कोई एकल उत्पाद बन गया तो उसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसका जस्ट उल्टा आपका वियोजन हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा ये हो गया आपका संयोजन। वियोजन में कोई मान लीजिए कि एकल अभिकारक है, वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बन गया तो क्या हो गया, वियोजन हो गया, है ना। इसका उदाहरण याद रखना है। इसके अलावा हम लोग अलग अलग प्रकार के रासायनिक समीकरण को देखे, ऊष्माशोषी के बारे में देखे, है ना। विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप का जो है निर्माण कैसे होता है। और अभी जस्ट देखे हम लोग ऑक्सीजन का ह्रास और वृद्धि के बारे में। इस तरह से यह चैप्टर आपका खत्म होता है ना। इसको सॉल्व करके बताइएगा, इसका कमेंट में लिखिएगा आप आज का होमवर्क, है ना। घर जाइएगा और घर पर क्या कीजिएगा, इस अभ्यास का 1 नंबर का आपका होमवर्क रह गया आप, है ना। और इसमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा सही, ये जो रिएक्शन दिया गया है ना, इसमें क्या चीज़ उपचयित हो रहा है, क्या चीज़ अपचयित हो रहा है, इसमें कौन सा आंसर सही होगा, इसका कमेंट में आप ज़रूर देना है, कमेंट करना है इसको, ठीक है। और देखते हैं कि आप लोग मन लगा करके पढ़ रहे हैं कि
नहीं, है ना। और जो पढ़ रहे होंगे तो पक्का वो कमेंट करेंगे, इसलिए कमेंट करना है, ठीक है, इस आंसर का। धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक।